कहते हैं कि कुछ लोगों के हाथों में जादू होता है। वो मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी जानेंगे जिसने गुजरात के एक छोटे से गांव से निकलकर भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में से एक की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं धीरूभाई अंबानी के इस शानदार सफर को। कहानी की शुरुआत होती है 1950 के दशक में यमन से। वहां की सरकार एक बहुत ही अजीब पहेली से जूझ रही थी। हुआ ये कि बाजार से उनकी चांदी की करेंसी मतलब यमनी रियाल के सिक्के अचानक गायब होने लगे थे। सरकार परेशान थी, आखिर ये सारे सिक्के जा कहाँ रहे थे। 3 महीने तक जांच चली, एक स्पेशल यूनिट बनाई गई और फिर जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। इस पूरी पहेली के पीछे कोई बड़ा गिरोह नहीं, बल्कि एक सिर्फ 18 साल का भारतीय लड़का था। जी हाँ, एक अकेला लड़का। अब सवाल ये है कि आखिर वो ये कर कैसे रहा था। उसने एक बहुत ही सिंपल लेकिन शानदार इकोनॉमिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं आर्बिट्राज। असल में हो ये रहा था कि यमनी रियाल के सिक्कों में जो चांदी लगी थी, उसकी असली कीमत उन सिक्कों की फेस वैल्यू से कहीं ज्यादा थी, और इस लड़के ने बस इसी छोटे से फर्क को पकड़ लिया। तो उसका प्लान बहुत सीधा था। वो अपनी सैलरी से बाजार से सिक्के खरीदता, उन्हें पिघलाकर चांदी की सिल्लियां बनाता और फिर उन सिल्लियों को ब्रिटिश ट्रेडर्स को चांदी के असल दाम पर बेच देता। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये धंधा इतना बड़ा हो गया कि यमन की सरकार को चांदी के सिक्के बनाना ही बंद करना पड़ा। लेकिन तब तक ये लड़का लाखों का मुनाफा कमाकर भारत वापस आ चुका था। इस लड़के का नाम था धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें हम और आप आज धीरू भाई के नाम से जानते हैं। तो चलिए उनकी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं कि कैसे गुजरात के एक छोटे से गांव का ये लड़का बिजनेस की दुनिया का शहंशाह बन गया। धीरूभाई के पिता एक स्कूल टीचर थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिखकर कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी करे, एक स्टेबल लाइफ। लेकिन धीरूभाई के दिमाग में तो कुछ और ही पक रहा था। बिजनेस का कीड़ा उन्हें बचपन से था, इतना कि उन्होंने गांव के मंदिर के मेले में एक मौका देखा और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर पकौड़े बेचने का ठेला लगा लिया। ये उनका पहला बिजनेस था। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो काम की तलाश में अपने बड़े भाई के पास यमन चले गए और वहां उन्होंने एक आम सी नौकरी को अपने लिए एक तरह का बिजनेस स्कूल बना लिया। यमन में उन्हें एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिली, जहां उनकी तनख्वाह थी महीने के 300 रुपए। अब उस जमाने में ये गुजारे के लिए ठीक ठाक रकम थी, लेकिन धीरूभाई के सपने इससे कहीं बड़े थे। इस कहावत के पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। जहां उनके साथ काम करने वाले लोग एक आने की सस्ती चाय पीते थे, वहीं धीरूभाई अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पास के एक 5 स्टार होटल में 1 रुपए की महंगी चाय पीने पर खर्च करते थे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि उस होटल में यमन के सबसे बड़े व्यापारी बिजनेस डील करने आते थे। धीरूभाई वहां चाय पीते, उनकी बातें सुनते, उनसे जान पहचान बढ़ाते और खुद को एक इंडियन बिजनेसमैन बताकर नेटवर्किंग करते थे। वो चाय नहीं, मौके खरीद रहे थे। तो साल 1958 में जब वो भारत लौटे तो उनके पास यमन से सीखे हुए सबक थे और कुछ बड़ा करने का जुनून था। उन्होंने मुंबई के कपड़ा बाजार में कदम रखा और वहां के सालों पुराने तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। देखिए, उस समय मुंबई का टेक्सटाइल मार्केट एक चक्रव्यूह जैसा था। एक तरफ थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिनका एक कार्टेल था, जो होलसेलर्स को ऊंचे दाम पर माल बेचती थीं, और दूसरी तरफ थे ग्राहक जो कम से कम दाम देना चाहते थे। इस सब के बीच में बेचारे होलसेलर्स पिसलाए थे, जो मुश्किल से अपना खर्चा निकाल पाते थे। और इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए धीरूभाई ने अपना दांव चला। उन्होंने एक एक करके बिखरे हुए सभी होलसेलर्स को इकट्ठा किया और उनकी एक मजबूत यूनियन बना दी। उनका प्लान सिंपल था। पहला, सब मिलकर सीधे फैक्ट्री से बल्क में माल खरीदेंगे, जिससे दाम अपने आप कम हो जाएंगे। और दूसरा, बाजार में सप्लाई को कंट्रोल करके अपना माल प्रीमियम कीमत पर बेचेंगे। इस एक चाल ने बाजार का पूरा गेम ही बदल दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब कुछ बड़े व्यापारियों ने एक भ्रष्ट अफसर की मदद से बाजार पर ताला लगवा दिया, तो धीरूभाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने यूनियन के साथ मिलकर उस अफसर के घर के बाहर कपड़ों के थान का ढेर लगा दिया। ये एक तरह का बिजनेस सत्याग्रह था, एक शांत लेकिन इतना असरदार विरोध कि घबराकर उस अफसर को बाजार दोबारा खोलना पड़ा। अब बाजार पर पकड़ तो बन गई थी, लेकिन धीरूभाई सिर्फ एक ट्रेडर बनकर नहीं रहना चाहते थे। वो एक ब्रांड बनाना चाहते थे, एक ऐसा नाम जिस पर लोग भरोसा करें। और यहीं से जन्म हुआ विमल का। तो विमल की कामयाबी का राज क्या था? असल में इसके पीछे एक जबरदस्त 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी थी। पहला, उन्होंने सरकारी नीतियों का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके विदेश से बढ़िया क्वालिटी का कच्चा माल इंपोर्ट किया।
दूसरा, उन्होंने वर्ल्ड क्लास कपड़ा बनाया, लेकिन उसे आम भारतीय की पहुंच वाली कीमत पर बेचा। तीसरा, उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया, दुकानदारों को उधार पर माल देना शुरू किया, जिससे उनका भरोसा जीता। और चौथा, जोरदार मार्केटिंग से ओनली विमल को घर घर का ब्रांड बना दिया। विमल की सफलता के बाद धीरूभाई एक बात समझ गए थे, अगर एक असली बड़ा साम्राज्य बनाना है तो उसके लिए आम जनता का पैसा और भरोसा चाहिए। और यहीं से उनके करियर का वो दौर शुरू हुआ जिसने रिलायंस को जन्म दिया। साल 1977 में उन्होंने रिलायंस का पहला आईपीओ लॉन्च किया। ये भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, उस जमाने में जब आम लोग शेयर बाजार को एक सट्टा या जुआ समझते थे, तब भी 58,000 मिडिल क्लास भारतीयों ने धीरूभाई के नाम पर आंख बंद करके पैसा लगाया। 1982 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। कुछ बड़े मंदिरियों, जिन्हें बियर कार्टेल कहते थे, उन्होंने रिलायंस को गिराने की साजिश रची। उन्होंने शॉर्ट सेलिंग शुरू की, मतलब वो ऐसे शेयर बेच रहे थे जो उनके पास थे ही नहीं, इस उम्मीद में कि शेयर का दाम गिरेगा और वो बाद में सस्ते में खरीद लेंगे। लेकिन धीरूभाई ने पलटवार किया। उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से बाजार में मौजूद रिलायंस का हर एक शेयर खरीदना शुरू कर दिया। नतीजा, शेयर का दाम गिरने की बजाय आसमान छूने लगा और बियर कार्टेल को भारी नुकसान उठाकर भागना पड़ा। इस शानदार जीत के बाद रिलायंस को कोई नहीं रोक सका। धीरूभाई ने एक के बाद एक ऐसे मुकाम हासिल किए जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल था। उन्होंने पातालगंगा में एक विशाल पॉलिएस्टर मिल बनाई, पेट्रोकेमिकल्स का वो लाइसेंस हासिल किया जिसे पाना नामुमकिन माना जाता था, टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति की नींव रखी और आखिर में गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी खड़ी कर दी। 6 जुलाई 2002 को जब धीरूभाई अंबानी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, तो वो अपने पीछे लगभग 75,000 करोड़ रुपए की संपत्ति और एक विशाल साम्राज्य छोड़ गए। तो एक छोटे से गांव में पकौड़े बेचने वाले लड़के से लेकर एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा करने तक का उनका सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि अगर जिद और दूर की सोच हो तो एक अकेला इंसान क्या कुछ नहीं बना सकता।